पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर पूरा बंगाल आपको बचाने के लिए एक साथ। भारत माता की वंदे। निंदापुर छाकी, बोलपुर बाकी, हम ये क्यों कह रहे हैं और हम ये क्यों कह रहे हैं कि बंगाल फतेह की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। बंगाल फतेह में भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मूला 23 किस तरह से बनाया है। बंगाल फतेह करने के लिए आज दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल की सरजमी पर क्या करने वाले हैं। बोलपुर में जब प्रहार करेंगे ममता बनर्जी पर तो क्या होगा खास, ये हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी तस्वीर है जो दिल्ली से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है ये। किसान आंदोलन के बीच गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिना किसी वीआईपी सुरक्षा के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे। पीएम ने गुरुद्वारा में आम आदमी की तरह 20 मिनट का वक्त गुजारा। शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। आज किसान भी अपना शहीदी दिवस मना रहे हैं। लेकिन मेरे बाईं तरफ की ये जो तस्वीर है ना, सुबह सुबह जब गुरुद्वारा जाकर के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है तब की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में क्या खास है आप गौर से देखिएगा। 25 दिन का किसान आंदोलन हो गया है। किसान आंदोलन के बीच में सिख समुदाय सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री आपको याद होगा कि कच्छ में भी गए थे। कच्छ जाकर के किसान नेताओं से बातचीत की थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी वीआईपी मूवमेंट के, बिना किसी ट्रैफिक को रोके हुए और बिना किसी की जानकारी के एकाएक गुरुद्वारा रकाबगंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और जिस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे 15 से 20 मिनट गुरुद्वारा रकाबगंज में रहे। और कहा यह जा रहा है कि अमूमन क्या होता है ना कि जब भी किसी वीआईपी को कोई कॉन्वॉय लेकर के गुजरना होता है तो वीआईपी मूवमेंट के जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं उन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय जब गुजरा, हालांकि संसद भवन से या 7 लोक कल्याण मार्ग से बहुत दूर नहीं है गुरुद्वारा रकाबगंज, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही गुजरा किसी भी तरह से कोई ट्रैफिक नहीं रोका गया। प्रोटोकॉल के तहत अमूमन यह होता है कि जब भी कोई वीआईपी गुजर रहा होता है ट्रैफिक को रोका जाता है, एक ट्रैक बनाया जाता है। ट्रैक के पैरेलल में जितने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं दोनों ही तरफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में लगभग 15 से 20 मिनट रहे, मत्था टेका। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही जाती है, उन्हें दिल जीतना आता है। प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से यह पता है कि किसानों में ज्यादातर सिख हैं। प्रधानमंत्री को यह भी पता है कि शिरोमणि अकाली दल के अलग हो जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि सिख समुदाय नाराज हो जाए। और यही एक वजह है कि 4 दिन के अंदर प्रधानमंत्री ने ये एक तीर से 2 शिकार किए हैं। कच्छ में जाकर के सिख समुदाय के नेताओं से किसानों से बात की थी। और फिर उसके बाद दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज की जो तस्वीरें हैं अभी आपको नजर आ रही हैं। अचानक ही प्रधानमंत्री दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे। आम आदमियों के लिए कहीं पर भी ट्रैफिक रोका नहीं गया, न ही वीआईपी जैसा कोई मूवमेंट रहा। पीएम मोदी गुरुद्वारा पहुंचे, मत्था टेका, सर्वोच्च बलिदान के लिए गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब नई दिल्ली में संसद भवन के पास ही है, 7 लोक कल्याण मार्ग से बहुत दूर नहीं है। दरअसल देश में कृषि कानूनों के विरोध में 25 दिन से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में पंजाब हरियाणा के ज्यादातर किसान हैं। आंदोलन में सिख किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे में पीएम मोदी का सुबह सुबह गुरुद्वारा पहुंचना किसानों के लिए भी एक संदेश है। पीएम मोदी गुरुद्वारा में करीब 15 से 20 मिनट बिताने के बाद वहां से गए। पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में अरदास भी पढ़ी है। तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि दिल जीत लेते हैं प्रधानमंत्री जब भी किसी ऐसी जगह जाते हैं, चाहे मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा। प्रधानमंत्री के सर पर आप देखें भगवा रंग का साफा है और फिर प्रधानमंत्री को एक शॉल भी उड़ाई गई। प्रधानमंत्री ने अरदास भी की, 15 से 20 मिनट का वक्त गुजारा और प्रधानमंत्री को फिर उसके बाद गुरुद्वारे से ही उठा करके माला दी गई, प्रधानमंत्री को पहनाई गई। पीएम मोदी ने गुरुद्वारे जाकर के मत्था टेका है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है, ये अभी की सबसे बड़ी तस्वीर है। आज सुबह अचानक दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब प्रधानमंत्री पहुंचे। आम आदमी के लिए कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं रोका गया, ये असल खबर है। किसान आंदोलन के बीच रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस लिहाज से यह कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं। गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान को प्रधानमंत्री ने नमन किया और प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को नमन किया। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान के लिए श्रद्धांजलि भी दी और प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों के जरिए या प्रधानमंत्री ने 15 से 20 मिनट अगर गुरुद्वारे में गुजारे हैं तो इसका अपना एक संदेश है। संदेश है किसान के लिए, संदेश है सिख समुदाय के लिए।
सुबह अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का दौरा करने के लिए पहुंचे और इस दौरान आम आदमी के लिए पुलिस का ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था या सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस तरीके के नहीं किए गए थे जो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं रोका गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री आम सिखों से मिल भी रहे हैं। वहां पर पहुंचे हुए जितने भी श्रद्धालु हैं प्रधानमंत्री उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। उनके कंधे पर प्रधानमंत्री ने हाथ रखा। अरदास करने के बाद प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ करके उसके बाद परिक्रमा की। फिर प्रधानमंत्री जैसे ही बाहर आए सिख समुदाय के लोगों के साथ में बातचीत की। यकीनन प्रधानमंत्री ने यह कहने की कोशिश की कि यहां आकर के मन तो शीतल होता ही है और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने और भी कई बातें की हैं। आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि मिदनापुर झांकी है, बोलपुर बाकी है। 4 तस्वीरों के जरिए अपनी डिबेट की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बंगाल फतेह करने का फॉर्मूला तो तय कर लिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी तो अमित शाह पहुंचे हैं, लेकिन अभी अमित शाह का पहुंचना महज झांकी है क्योंकि मोदी लहर बाकी है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सरजमी पर पहुंच करके वंदे मातरम का भी नाम लिया, स्वामी विवेकानंद का भी नाम लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद किया, रामकृष्ण परमहंस को भी याद किया और कहा यह जा रहा है कि आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जब याद करते हुए अमित शाह बोलपुर में अपने दौरे को आगे बढ़ाएंगे तो एक तीर से कई निशाने साधेंगे और गृह मंत्री अमित शाह एक खास रणनीति के तहत अभी पश्चिम बंगाल की सरजमी पर हैं। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही है कि बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई है, लेकिन अमित शाह ये बता देना चाहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी क्या आप बाहरी कहेंगी, जिनकी जड़ें जनसंघ में हैं, जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। ये अमित शाह कहने की कोशिश करेंगे। अमित शाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम ले रहे हैं। अमित शाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ले रहे हैं। अमित शाह स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस का नाम ले रहे हैं। अमित शाह बड़े बड़े जितने भी सांस्कृतिक हस्तियां हैं उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन अगली एक और तस्वीर है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चुनाव पूरा नहीं होता जबकि किंग मेकर और गेम चेंजर सामने ना आ जाए। लड़ाई तो बीजेपी बनाम टीएमसी नजर आ रही है, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि अपने लिए गेम चेंजर की भूमिका तलाश रहे हैं कौन? असदुद्दीन ओवैसी। अब असदुद्दीन ओवैसी के लिए लकीर कितनी बड़ी होगी ये तो देखना ही है, लेकिन अमित शाह ने कितना दम दिखाया है, अमित शाह ने किस तरह ट्रेलर दिखाया है, और ट्रेलर तो अभी है, क्या मोदी दिखाएंगे पूरी पिक्चर। और जिस तरह से टीएमसी से पलायन करते जा रहे हैं जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े विधायक हैं, जितने भी बड़े सांसद हैं, और गृह मंत्री अमित शाह ने कल भी ये कह दिया था कि ममता दीदी अभी तो शुरुआत है, 6 महीने बाकी हैं, अभी देखिए और क्या क्या होने वाला है। 2 मिनट की रिपोर्ट। दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। जय श्री राम। बंगाल में शाह की ममता को मात। शुभेंदु अधिकारी हुए बीजेपी के खास। शाह को मिला बागियों का साथ। क्या बंगाल में बागी खिलाएंगे कमल? ममता के साथी अब बीजेपी के साथ। बंगाल की रैली में जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बंगाल में राम से बनेगा काम? दर्शन, भोजन, शक्ति प्रदर्शन। इससे पहले कि मैं डिबेट को ओपन करूं, इस वक्त की बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी आएंगे अमित शाह, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। बाउल गायक परिवार के साथ खाना भी खाएंगे अमित शाह। बोलपुर में रोड शो भी करेंगे आज अमित शाह, यानी अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन।
यह अभी की बड़ी खबर है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे अमित शाह। बाउल गायक परिवार के साथ खाना भी खाएंगे अमित शाह। हालांकि अमित शाह ने इससे पहले लगभग 1.5 महीने पहले दलित के घर भोजन किया, फिर किसान के घर भोजन किया, बाउल गायक के घर पर भोजन करेंगे। पश्चिम बंगाल का लगातार दौरा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। हर महीने 7 दिन बंगाल में रहेंगे अमित शाह। हर महीने जेपी नड्डा भी करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा। यानी पश्चिम बंगाल पर पूरी तरह से फोकस है कि मिशन 200 को किस तरह से पूरा किया जाए। और इंफोग्राफिक स्टूडियो अब आपको लेकर के चलते हैं। इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको बताएगा कि बंगाल की लड़ाई, अमित शाह की चढ़ाई, आज अमित शाह क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। अब से ठीक 1 घंटे के बाद में पश्चिम बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा दिन है। आज सुबह 11 बजे यानी 45 मिनट के बाद बोलपुर में विश्व भारती यूनिवर्सिटी जाएंगे अमित शाह। रविंद्र भवन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी से बीरभूम के लिए रवाना हो जाएंगे। बीरभूम के श्यामबती पारुदंगा में दोपहर लगभग 12:50 पर खाना खाएंगे। बाउल गायक परिवार के साथ भोजन करेंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। बोलपुर में हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक रोड शो करेंगे। शाम लगभग 4:45 बजे मोहर कुटीर रिजॉर्ट में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया न्यूज पर लाइव होगी। यानी शाम 5 बजे इंडिया न्यूज पर लाइव अमित शाह रहेंगे। डिबेट को ओपन कर देते हैं। मेरे साथ में हैं विनय सिंह, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनिर्बान बैनर्जी हैं, समर्थक हैं टीएमसी के। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं। मित्र प्रकाश, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। विनय सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या कहते हैं कि अमित शाह कहीं पर भी दौरा करते हैं ना तो अपनी चाणक्य नीति में कई चीजें अपनी जहन में रखते हैं। उन्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर नेताओं को आउटसोर्स करके लेकर के आना है तो उनकी ताकत का किस तरह से इस्तेमाल करना है। अमित शाह को यह बहुत अच्छे से पता है कि जबान पर अगर कोई नाम लेकर के आना है तो फिर उसकी पॉलिटिकल टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अमित शाह अपने इस बार के दौरे में पश्चिम बंगाल की बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम ले रहे हैं। वो बड़ी हस्तियां जो धर्म से जुड़ी रही हैं, वो बड़ी हस्तियां जो विद्या से जुड़ी रही हैं, वो बड़ी हस्तियां जो संस्कृति से जुड़ी रही हैं, वो बड़ी हस्तियां जो वाकई में बंग अस्मिता के साथ में जुड़ी रही हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बड़े नाम ले लेने का मतलब क्या है? क्या अमित शाह ये जवाब दे देना चाहते हैं कि ममता बनर्जी अपनी जबान को खामोश कर लें और बंगाल में बंगाली बनाम बाहरी की बात ना करें? देखिए, बीजेपी जो कह रही है या जो अमित शाह जी कह रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। भाजपा की जो नीति है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रही है। हाँ। उसमें जो बंगाल की संस्कृति की हम बात कर रहे हैं उससे जुड़ाव हमारा बहुत पहले से रहा है। हाँ। आप देखिए, संघ से लेकर के विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, जितने भी संघ और अनुसांगिक संगठन हैं, हाँ। उसमें हम लोग शुरू से जो सांस्कृतिक पुरुष रहे हैं, जो सांस्कृतिक महापुरुष रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, हाँ। उनको हम लोग वंदन उनका करते रहे हैं। दूसरा, भाजपा के बारे में देखिए, ये तो कहा ही जाएगा, उनके पास बहुत कुछ बचा नहीं है ममता बनर्जी के पास, क्योंकि ममता बनर्जी का हाल हो गया है कि सेनापति विदाउट सेना। सेनापति सामने है और पीछे जब मुड़ के देख रही है तो उनकी पूरी सेना जो है सामने वाली टीम के साथ मिल गई है। दूसरा कि भाजपा पे आप बाहरी होने का आरोप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी, उसके जो फाउंडिंग फादर्स थे, हाँ। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और ये काम भाजपा बहुत पहले ही कर चुकी होती। भाजपा कुछ नहीं कर रही, अपनी जो जड़ें हैं, हाँ। जो बंगाल में उसकी जड़ें हैं, जो उसके फाउंडिंग फादर्स थे, उस स्टेट को रिक्लेम कर रही है। यानी बीना जी, मेरा अंदाजा एकदम सही है कि आप लोग बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई में अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं। मेरा अंदाजा ठीक है ना? हम हमेशा लकीर बड़ी ही करने में रहते हैं। वो हमेशा हमको एक दायरे में सिमेटेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि हाँ। उनके पास देखिए दूसरा कुछ है नहीं, हाँ। दूसरे कोई बात है नहीं। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो 5 बड़े कंट्रीब्यूशन रहे हैं, योगदान रहे ममता बनर्जी के बंगाल की राजनीति में, हाँ। वो पहला है तुष्टीकरण, दूसरा है हत्या, तीसरा है वसूली, चौथा है माफियावाद और 5वां है भ्रष्टाचार। इसके अलावा कुछ है नहीं। तो वह दायरा छोटा करेंगी और हम दायरा बड़ा करेंगे। अच्छा, हम दायरा बड़ा करके चुनाव लड़ेंगे, हम दायरा छोटा नहीं करेंगे। हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। अनिर्बान जी, विनय सिंह को अभी आपने सुना, आप चूंकि टीएमसी सपोर्टर हैं अनिर्बान जी, विनय सिंह ने यह कहा कि 5 ही चीजें की हैं ममता बनर्जी ने, या तुष्टीकरण किया है, या करप्शन रहा है, बाकी जितनी भी चीजें हैं अभी वो बोल ही रहे थे, आपने सुनी ली होंगी। हालांकि एक और फ्रेज भी चल रहा है पश्चिम बंगाल की सरजमी पर। मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे जितने भी पत्रकार मित्र हैं, वो बताते हैं कि वहां पर एक फ्रेज चल रहा है, कटमनी दीदी, और कटमनी दीदी से बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात की है विनय सिंह जी ने कि ममता आज की तारीख में बिना सेना की सेनापति हैं।
उनकी सेना में कोई रही नहीं गया, वो लोग जो वाकई में जमीन से जुड़ करके काम करते थे। मैं कुछ नाम दे रहा हूं, आप भी बताएंगे। अनिर्बान जी, मुकुल रॉय नहीं है, अर्जुन सिंह नहीं है, सौमित्र खान नहीं है, अनुपम हाजरा नहीं है, शंकुदेव पांडा नहीं है, शुभेंदु अधिकारी नहीं है, जितेंद्र तिवारी नहीं है, राजीव बनर्जी नहीं है, सुनील मंडल नहीं है, देवाशीष मुखर्जी, दीप्तांशु चौधरी वगैरह 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 नाम जुड़ते ही चले जा रहे हैं। तो मैं विनय सिंह जी ने जो कहा, मैं 2 पॉइंट तो पहला अलीगढ़ से बाहर ही जो कह रहे थे, तो अमित शाह जी ने खुदीराम बोसू के मूर्ति पर माला डाला, हमने सब देखा। तो मेरा एक ही प्रश्न है, जब खुदीराम बोसू, प्रफुल्ल चाकी, मास्टर सूत्रों से नेताजी सुभाष बोसू ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, हाँ। तो जो संगठन के साथ अमित शाह जी का ताल्लुक है आरएसएस, वो क्या कर रहा था? विनय सिंह जी मुझे आरएसएस का एक शहीद का नाम बता दे, मैं उनका सारा बात मान लूंगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो वो 5 पॉइंट कह रहे थे, 16 बाज है, ये तुष्टिकरण, ये वो वगैरह वगैरह, तो शुभेंदु अधिकारी तो 10 साल तक यही सरकार का मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तो आज वो तोलाबाज नहीं है, वो जो तुष्टिकरण का राजनीति वो नहीं है। हाँ। उनका माथे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? 2016 में बीजेपी स्टेट पार्टी ऑफिस में मैं बताता वीडियो चलाकर, अनिर्बान जी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, वीडियो चलाकर वो दिखा रहे थे शुभेंदु अधिकारी पैसा ले रहे हैं, वो चोर है, करप्ट है, ये वगैरह वगैरह। तो आज वही लड़का, वही आदमी आपके अमित शाह के गले पड़ गए, तो क्या अमित शाह उनसे भी बड़ा चोर है? ये आपको बताना है। अनिर्बान जी, पहली बात तो यह है कि जहां पर आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की ना, शुभेंदु अधिकारी या इस तरह के जितने भी नेता हैं, आप अगर कहेंगे तो मैं सारे नाम गिनवा दूंगा, हालांकि कई नाम मैंने गिनवाए हैं। जानते हैं कि नाराजगी क्या? सुनिए अनिर्बान जी, ससम्मान, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा आप। क्या है ना कि शुभेंदु अधिकारी या इस तरह के जितने भी बड़े नेता हैं, क्यों आप लोगों को छोड़ करके गए? शायद आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि आपकी जमीन वहां से खिसक रही है जहां पर आपको यह लग रहा है कि बुनियाद मजबूत करने के लिए 2 लोग हैं, एक अभिषेक और दूसरे प्रशांत किशोर, एक ममता बनर्जी के भतीजे और दूसरे आपके रणनीतिकार, दूसरे असल में आपके चाणक्य। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जमीन से जुड़े हुए नेताओं को वाकई में टीएमसी से अलग करने का काम अगर किसी ने किया है, इन 2 लोगों ने किया है। और आज की तारीख में ममता बनर्जी के आंखों पर यही 2 चश्मे लगे हैं, एक तो अभिषेक का चश्मा है और दूसरा जो चश्मा है वो प्रशांत किशोर का है। ये चीज आपको सुननी बहुत जरूरी है। इंफोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलें, उसके बाद विनय सिंह रिबट करेंगे। इंफोग्राफिक लेकर के चलिए। बंगाल फतेह करने के लिए हमने आपको बताया था ना कि स्पेशल 7 बनाए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नया फॉर्मूला तैयार करके पश्चिम बंगाल की सरजमी पर आ चुकी है और यह है फॉर्मूला 23। ये क्या है जानिए आप। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल फतेह करने के लिए बनाया फॉर्मूला 23। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय फॉर्मूला 23 का नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल के 23 जिलों के लिए 12 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए, कन्वीनर बोलते हैं इन्हें। कन्वीनर की जो रिपोर्टिंग है ना, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को होगी। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से 200 सीटें जीतने का टारगेट है। बीजेपी ने हर जिले पर फोकस करने के लिए फॉर्मूला 23 बनाया है। इसमें कौन कौन है? सुनील देवधर, विनोद सोनकर, फॉर्मूला 23 की जिम्मेदारी। दुष्यंत गौतम, विनोद तावड़े, अमित मालवीय, फॉर्मूला 23 के सूत्रधार। और बंगाल चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रहलाद पटेल, प्रधानमंत्री की पसंद। कन्वीनर नरोत्तम मिश्रा, एमपी से आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बहुत ज्यादा भरोसा है। इससे पहले कि बाकियों के पास में लेकर के मैं चलूं, एक बार मुझे ऐसा लगता है कि विनय सिंह जी को रिबटल का मौका देना चाहिए। विनय जी, अभी अनिर्बान बनर्जी कई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनका जवाब देना चाहिए। और अनिर्बान की बातों से मुझे एक चीज और समझ में आ रही है। आप कहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप कहेंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, आप कहेंगे स्वामी परमहंस, तो ये कहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप किसी बंगाली अस्मिता के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये कहेंगे नाथूराम गोडसे। आप बंगाल और बंगाली लोगों की बात करेंगे तो अब यहां से टीएमसी की तरफ से आएगा गुरु गोलवलकर, टीएमसी की तरफ से आएगा रज्जू भैया, टीएमसी की तरफ से ये सारे नाम चले आएंगे और ये कहा जाएगा कि भाई आरएसएस वाला जवाब दीजिए आप, जो अभी बोल रहे थे अनिर्बान। देखिए राशिद भाई, आरएसएस पे डिबेट नहीं है और अनिर्बान भाई को मैं मिलेंगे, हमारे मित्र हैं, मैं इनको किताबें दूंगा, वॉल्यूम्स में है कि क्या संघ परिवार का कंट्रीब्यूशन रहा है आजादी की लड़ाई में। मैं बताया, सुनिए एक एक करके सुनते हैं ना, मुझे बाकियों के पास भी जाना है, मुझे संजीव जी के पास भी जाना है, जल्दी से।
राशिद भाई, दो भ्रम है तृणमूल कांग्रेस के बारे में। एक पहला भ्रम प्रशांत किशोर जी के बारे में है, जो उन्होंने खुद भी पाल रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय श्री था उसमें उनका योगदान था। देखिए, आप पोलो मैच खेलते हैं ना, पोलो मैच खेलने के लिए घोड़े का होना जरूरी है। आप किसी हाथी से पोलो मैच नहीं खेल सकते, नहीं या था। किसी सांड से पोलो मैच नहीं खेल सकते। तो जिसको आपने जिताया, एक क्रांतिकारी का नाम बता दीजिए भाई साहब, जिसको आपने जिताया, एक नाम बता दीजिए, मैं डिबेट में कुछ बोलूंगा भी नहीं। पार्टी थी और वो अब एक नाम बता दीजिए ना, कष्ट करिए, थोड़ा कष्ट करिए, एक क्रांतिकारी का नाम बता दीजिए। अरे बीना जी, ये भी तो बता दीजिए, ये हाथी काला है या सफेद? का नाम बता दीजिए बीना जी, हाथी काला है या सफेद हाथी है? टीएमसी ऐसे नेताओं का एक समूह है जिनका अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव क्षेत्र है, और वैसे सारे नेता, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, अर्जुन सिंह हो, खगेन मुर्मू हो, मुकुल राय हो या पांडा जी हो, वैसे सारे नेता जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव था, वो छोड़ करके भारतीय जनता अब आप दोनों ही रुक जाएं। बाकी पैनलिस्ट के लिए भी अब डिबेट को ओपन टू ऑल करने जा रहा हूं मैं। बाकी पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। संजीव कौशिक जी, आप चूंकि कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आपसे दो सवाल होगा शुरुआत में ही। पश्चिम बंगाल की तैयारी करने से पहले क्या यह माना जाए कि कांग्रेस अपने नए नेता और नए अध्यक्ष की तैयारी कर रही है, और नए अध्यक्ष को लेकर के इतना कंफ्यूजन है, यही एक वजह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी तक किसी भी तरह से विजिबल इनविजिबल तरीके से कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? मेरा पहला सवाल है। और अगला यह है कि पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस की लड़ाई क्या होगी? कांग्रेस की किसके खिलाफ लड़ेगी? ममता बनर्जी के खिलाफ, या फिर बीजेपी के खिलाफ, या फिर ओवैसी के खिलाफ? आपको पता चल जाएगा जो बात चल रही है उसके बारे में। और कांग्रेस अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने जीत के लिए लड़ेगी, किसी के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है, मजबूत करने की कोई जरूरत है। और दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति अभी दिखाई दे रही है, उसके बारे में यदि हम दो चार लाइन में बात नहीं रखें, तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हर पार्टी के वैसे विभीषण की दरकार रहती है, जो उनके साथ आए, मिले और उनके काम को आगे बढ़ाए। लेकिन ये विभीषण क्या इनके जनाधार को बढ़ाने का आधार बन सकते हैं क्या? महत्वपूर्ण सवाल ये है। कई बार जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं उसमें ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं होती है। एक वक्त हमने वो भी देखा है कि शिवसेना में जब राज ठाकरे अलग की राह ठान ली थी तो लोगों को लगा कि शिवसेना में वजूद ही नहीं बचेगा, शिवसेना कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन राज ठाकरे की स्थिति क्या है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी होता है और टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी। और जो अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, देखेंगे तमाम तरह की वो कवायदे होंगी। कल तक जिन बातों को लेकर के वो पानी पी के विपक्ष को कोसते नजर आते थे, वो वहां पे फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं, वो किसानों के साथ नौटंकी कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, वो सारा काम करेंगे, वो सारी कवायदे करेंगे। और अब सबसे मुश्किल ये है कि बंगाल की ये बात बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ममता बनर्जी को भी अच्छा खासा वक्त मिला है, और जो उम्मीद पाल के उनको लोगों ने एक कुर्सी पे काबिज कराया था, शायद उस पर खरा नहीं उतरी है, और जिस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की जो जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रही है कि अब फिर बंगाल में एनआरसी की बात होगी, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात होगी। जो बंगाल की जनता के मूल मुद्दे हैं वो यहाँ पे गौर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस शुभेंदु अधिकारी के बदौलत, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने कल ये कह दिया था कि हमें जैसे ही जनता मौका देगी हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। लेकिन तापस के पास में चलते हैं। तापस, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सिंबोलिज्म। बहुत बार ये कहते हैं कि सिंबोलिज्म में टोकनिज्म भी आ जाता है, एक अलग सी बात है। लेकिन जब संकेतों की राजनीति होती है ना, इन संकेतों के जरिए बहुत सी बातें कह दी जाती हैं। कल क्या हुआ, कल कहां पर गए गृह मंत्री अमित शाह हमने देखा, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी श्रद्धांजलि देंगे। जिस यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं अमित शाह, इस यूनिवर्सिटी में पहुंच करके क्या राजनीतिक संदेश होगा, मुझे ये बताएं। और अगर बाउल समुदाय के घर जाकर, बाउल समुदाय के गायक के घर जाकर के अगर खाना खा रहे हैं अमित शाह, संकेत क्या है? देखिए, ये संकेत बहुत साफ है और एकदम सपाट है, क्योंकि हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक नैरेटिव
बनाया गया जहां बीजेपी को सारे लीडर्स को बाहरी का दर्जा दिया गया कि ये बाहरी है, ये बंगाल के नहीं है, वो बंगाल की संस्कृति को किसी भी तौर पे वो जानते भी नहीं है और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी को देखें, बीजेपी बहुत मेटिकुलसली ये एक प्लान बनाकर आगे बढ़ रही है। कल अब हमने देखा किसान के घर जाकर नरेंद्र मोदी ने दोपहर का खाना खाया। आज वो विश्व भारती जा रहे हैं, यानी विश्व भारती गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान है और वहां उनका तमाम जो जिंदगी है वहां पर गुजरी है। जो जाने माने जो किताब या पोएम्स जो उन्होंने लिखा विश्व भारती में रहकर किया है, तो विश्व भारती जाना, उपासना गृह में प्रवेश करना, वहां श्रद्धांजलि देना, मतलब एक सीधा संकेत बीजेपी की तरफ से है कि बंगाल में जितना गुरुदेव या देश में जितना गुरुदेव बंगालियों का है उतना ही शायद नरेंद्र मोदी का भी है और पूरे भारतीय का है। ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी विंडो में जितने भी गेस्ट हैं सभी को एक बार हम दिखाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मित्र प्रकाश जी के पास में चलते हैं। आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और वामपंथी विचारधारा के साथ में जुड़े रहते हैं। मित्र प्रकाश जी, मैं अपनी पत्रकारिता की दूरबीन लेकर के खोजने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 10 सालों में 34 साल तक शासन करने, पश्चिम बंगाल पर शासन करने वाला वामदल कहां है? बुद्धदेव भट्टाचार्य वाला वामदल कहां है? ज्योति बसु वाला वामदल कहां है? हरकिशन सिंह सुरजीत वाला वामदल कहां है? वामदल कहां है? कौन सी दूरबीन है जिसके जरिए मैं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तौर से कोई एक्टिविटी लेफ्ट पार्टियों की देख सकूं? राशिद जी, मैं सारे वाम दलों के विषय में बताऊंगा और सारे स्थिति क्या है ये भी बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा निवेदन आपसे ये है कि कम से कम जिस तरह आप अमित शाह जी के रैलियों के बारे में बता रहे हैं कि अमित शाह पल पल में यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, तो इसी तरह आप कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी के बारे में भी बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस टीएमसी 600 रैलियां लगभग ममता दीदी करने जा रही हैं, कांग्रेस की मीटिंग सोनिया गांधी ने बुलाई थी और कांग्रेस बढ़िया काम कर रहा है, लेफ्ट जबरदस्त संगठन का काम कर रहा है, तो इस विषय को भी आप उजागर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा ये है कि जो अमित शाह जी की बात चल रही है कि किसानों के घर खाना खाया, दलितों के घर खाना खाया अमित शाह जी के घर, अगर ये प्रोपोगंडा नहीं कर रहे हैं राशिद जी, तो दिल्ली में 1 महीने से किसान बैठे हुए हैं, तो उसके साथ अमित शाह जी, मैंने पूछा लेफ्ट कहां है? आप कहते हैं अमित शाह कहते हैं कि अगर किसी नाम का दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है ना, तो वहां पर अगर एक सवाल आप करें, वही नाम बार बार जबान पर आता है। डर किससे लगता है लेफ्ट को? ममता बनर्जी से या अमित शाह से? किसानों के घर खाना खा रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मैंने आपसे वामपंथी दलों को लेकर के बात की, उन्हें ही लेकर के सवाल किया, आपने कहा अमित शाह। मैंने पूछा लेफ्ट कहां है? आपने कहा अमित शाह। मैंने पूछा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य वाला लेफ्ट कहां है? आपने कहा कि अमित शाह यहां खाना खा रहे हैं, वहां खाना खा रहे हैं। अरे लेफ्ट के बारे में बताइए ना आप कुछ। मेरा सवाल आप पहले सुने सर, कि अमित शाह अगर बंगाल में किसी के घर जाके खाना कर रहे हैं तो दिल्ली के किसानों के पास वो क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर किसी किसान को बंगाल में खाना खा सकते हैं तो दिल्ली के किसानों के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? दलित के घर अगर वो खाना खा रहे हैं तो हाथरस की बच्ची के साथ जब बलात्कार हुआ था तो उस समय अमित शाह कहाँ थे? वो सारे चीजों को दबाने में लगे हुए थे, अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए थे उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे समयों में अमित शाह कहाँ चले जाते हैं? और जहां तक रहा सर लेफ्ट का सवाल, लेफ्ट अच्छा काम कर रहा है और हम निश्चित रूप से जल जंगल जमीन और तमाम चीजों की लड़ाई लड़ेंगे जिससे जनता का सीधे सरोकार हो। हम रोजगार की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे कि हम दंगे की बात कर रहे हैं। वैसे इससे पहले कि मैं हेडलाइंस के लिए जाऊं, अपने परम मित्र प्रकाश जी को एक बात ये बताना चाहूंगा, चूंकि आपने ये कहा है ना कि किसानों की बात, किसानों से जाकर के पश्चिम बंगाल में मिल रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली बॉर्डर के किसान हैं उनके लिए क्या? उनके लिए हर कोई एक्टिव है। उनके लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी एक्टिव हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव हैं, एमओएस कॉमर्स इंडस्ट्री सोम प्रकाश भी एक्टिव हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं, रायसेन के किसानों से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने बात की है, कच्छ के किसानों से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने बात की है। इंतजार कीजिए, हल निकल जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। ये एक बात, चूंकि बहुत सी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉल करके बतानी बहुत जरूरी है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह की चाणक्य चाल क्या है और चाणक्य चाल में किस तरह से बाकी जितने भी विरोधी हैं, जितने भी विपक्षी हैं, फंसते चले जा रहे हैं। हम ये भी आपको दिखाएंगे कि 22 साल में टीएमसी का पतन कैसे हुआ है। 1998 में, आपको याद होगा, 1998 में जब टीएमसी फॉर्म हुई तो कहा यह गया था कि कांग्रेस विरोध के दम पर ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी। ममता बनर्जी आगे बढ़ी भी, एक दशक के अंदर अपने आप को स्थापित किया भी, लेकिन
22 साल में अगर सबसे बड़ा पतन टीएमसी का हो रहा है, वजह क्या है आगे ये भी दिखाएंगे। मिदनापुर झांकी बोलपुर बाकी, क्या बंगाल फतेह का फॉर्मूला तय हो गया है? डिबेट को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर ये, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टीएमसी ने एक्शन प्लान बनाना तैयार कर दिया है। शुभेंदु को उनके गढ़ में घेरने का ये प्लान बनाया गया है। टीएमसी सोशल मीडिया कैंपेन को और भी ज्यादा तेज करने वाली है। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी नेताओं की पूरी फौज उतारने जा रही है ममता बनर्जी, ये सब की बड़ी खबर है। लेकिन एक तरफ बीजेपी ममता को बंगाल में घेरने के लिए बिसात बिछा चुकी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी रैलियों में बीजेपी पर हमलावर हैं। अपनी एक रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेताओं की तुलना चंबल के डकैत से की है, देखिए। বহিরাগত সব চম্বলের ডাকাত, বাংলায় চলে এসছে কিছু চম্বলের ডাকাত আর কিছু বহিরাগত গুন্ডা। मेरे ख्याल से मुझे तुरंत ही अनिर्बान जी के पास में जाना चाहिए, जो कि टीएमसी के सपोर्टर हैं। अनिर्बान जी, ये भाषा होती है क्या? सभ्य राजनीति की ये भाषा होती है क्या? चंबल का डकैत, चोर डाकू, ये भाषा होती है क्या जो जेपी नड्डा के लिए इस्तेमाल की गई? ये भाषा होती है क्या जय श्री राम का अगर कोई नारा लगाए तो ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतरेंगी, उसे खरी खोटी सुनाएंगी और कहते हैं कि जब विचारों का दिवालियापन आ जाता है ना, तभी भाषा हल्की होती है। अनिर्बान जी, तो जो भी आपने बोला उसमें से कोई भी शब्द को सेंसर करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो दिलीप घोष जी ने 7-10 दिन पहले एक पब्लिक रैली से एक महिला के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में 3 शब्दों का, 3 अक्षरों का एक शब्द का इस्तेमाल किया था। वो हिंदी बांग्ला में कॉमन शब्द है, मैं वो बता नहीं सकता। वो जो भी मीडिया चैनल प्ले कर रहे थे सेंसर कर रहे थे। तो अगर भाषा की बात कर रहे हैं तो बीजेपी जो भाषा की बात कर रही है, जो भाषा में उनका स्टेट प्रेसिडेंट बात कर रहा है एक महिला के बारे में, तो पहले अमित शाह जी और नड्डा जी उसको बताकर दिखाए कि आप भाई का मत करो, तो वो तो नहीं कर रहे हैं। तो उनका संस्कृति ऐसा है, अगर उनको गुंडा चोर बदमाश कहा जा रहा है तो जरूर कोई कारण है। अब देखिए, आप ही कह रहे हैं वो अकेली महिला है, तो एक अकेली महिला को घेरने के लिए भाई ये पूरा फौज आ गया, तो आप कौन हो भाई? एक अकेली महिला को घेरना चाहते हो, ऐसे सेंट्रल फोर्स लाना चाहते हो, सीबीआई ईडी लाना चाहते हो, मिनिस्टर आ गए, सीआरपीएफ सीआईएसएफ आ गए, एक अकेली महिला को घेरने के लिए इतना बड़े वीर हो बीना सिंह, ये टीएमसी के तर्कश से एक और तीर निकला। अकेली महिला को घेरने के लिए आप लोगों ने पूरी फौज उतार दी है, मंत्रियों, बड़े बड़े मंत्रियों की फौज उतारी है, गृह मंत्री की फौज उतारी है, जेपी नड्डा की फौज उतारी है, सीआरपीएफ को उतार दिया है, सीबीआई को उतार दिया है, सेंट्रल एजेंसीज को उतार दिया है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हैं दूसरे दिन का दौरा करने के लिए। और जैसा कि हमने बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह का आज का जो कार्यक्रम है, जहां पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए अमित शाह निकल गए हैं और रविंद्र भवन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह विश्व भारती यूनिवर्सिटी से बीरभूम के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। बीरभूम के श्यामबती पारूदंगा में दोपहर 12:50 पर खाना भी खाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, विनय सिंह जी, आपको मेरा जवाब देना चाहिए, एक नई चाल चली गई है कि अकेली महिला को घेरने के लिए पूरी फौज आप लोगों ने उतार दी है। जवाब दें राशिद भाई। इस अकेली महिला की राजनीति को समझना है तो मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं, गुरु बंदा सिंह बहादुर जी को। इतिहास की एकमात्र घटना है जहां उनको उनके बेटे को मार करके उनका कलेजा उनको खिलाया गया। इतिहास की दूसरी घटना है सीपीआईएम आरएसएस के क्रांतिकारी का नाम भी बता दीजिए। मैं गंभीर बात बोल रहा हूँ अनिर्बान भाई, अनिर्बान जी एक एक करके हम सुनेंगे, शाब्दिक उग्रवाद की तरफ हम नहीं जाएंगे, एक एक करके सुनेंगे। हर एक गेस्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, आप सभी बहुत सम्मानित हैं। प्लीज डिग्निटरीज, प्लीज नहीं चीख चिल्लाहट नहीं, टीआरपी नहीं चाहिए मुझे, चीख चिल्लाहट नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं। अनिर्बान रुक जाइए, बिना जी बोले, चीख करके सच्चाई नहीं बताई जाती। विनय जी बोले। सीपीआईएम के समय में एक और घटना घटी बर्दवान जिले में 5 दशक पहले, 4 दशक पहले की घटना है। मलय साईं और प्रणव साईं 2 लोग बच्चे थे, उनको मारा गया। उनके खून में साना इन सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने चावल और उनकी मां मृगनयना देवी को खिलाया, इसलिए वहां पे सीपीआईएम खत्म हुई। और उसी परंपरा को ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया, 200 कार्यकर्ता मारे गए। अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कोई मारता है क्या डेमोक्रेसी में? अरे उसका हम बैलेट से जवाब देते हैं। मित्र प्रकाश जी, जो बंदा सिंह बहादुर के साथ हुआ उस परंपरा को आगे बढ़ाया उन लोगों ने, सीपीआईएम ने। ओके, ठीक है। सीपीआईएम की जो क्रूरता थी, ठीक है, उसको एक अलग लेवल। अब रुक जाएं, बिना जी रुक जाएं, बहुत क्विकली हम सभी के पास में जाना बहुत जरूरी है। मित्र प्रकाश के पास में भी जाते हैं। मित्र प्रकाश जी,
अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मेरे पैनल में है विनय सिंह जी, उनका यह कहना है कि ममता बनर्जी उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है, हिंसा की, जो रक्त चरित्र वाली विरासत आप लोगों ने दी है। नहीं, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी और देश के प्रधानमंत्री ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और इनके करने का तरीका कुछ और अलग होता है। हम केवल संगठन पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, और जल जंगल जमीन और रोजगार और किसान के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अगर इस मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे तो इससे आसानी। आप जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात कर रहे हैं, विनय सिंह जी सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्टर जो कांग्रेस के हैं संजीव कौशिक जी, आप किसकी बात करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी भाषाई मर्यादा की बात हो रही थी, तो हम समझते हैं कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी, यदि प्रधानमंत्री की मैं खास करके बात कर रहा हूं और गृह मंत्री की बात कर रहा हूं, यदि इनके स्टेटमेंट को निकाल के यदि आपको हम सुनाना शुरू कर दे तो पता चले कि भाषाई मर्यादा को कितनी बार इन लोगों ने तार तार किया है। तो इसलिए इस बात पे अब कोई बहस होने की कोई जरूरत ही नहीं है, सारे इस हमाम में नंगे हैं, पहली बात। दूसरी बात रही अब बंगाल की बात, तो बंगाल की जनता को अब सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से इन नारंगियों ने अपना गढ़ बनाना वहां शुरू किया है, अब आने वाले दिनों में वहां और हमले इस तरह के आपने क्या कहा? किन्होंने गढ़ बनाना शुरू किया? नारंगियों ने कभी, और लगातार। हाँ बिल्कुल, नागपुरी नारंगियों की बात कर रहा हूँ, और ये सारे लोग पहुंचेंगे वहाँ पे, ये सारे सांप्रदायिक लोगों की जो जड़ है, नहीं वो सारे जड़। नागपुरी नारंगी में समझ नहीं पाया। नागपुर के तो सिर्फ नहीं, एक मिनट संजीव जी, नागपुरी नारंगी से आपका मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पाया। नागपुर के तो चलिए नितिन गडकरी हैं, शायद आपका इशारा उधर होगा, या देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर के रहने वाले हैं, शायद आपका इशारा उनकी तरफ होगा। इसके अलावा नागपुर का इशारा कुछ और भी है क्या? ये सारे उसी खान से निकले हुए हैं, और ये जब पहुंचेंगे तो अरे कौन वाली खान? कौन वाली खान बोल रहे हैं आप? गडकरी और फडणवीस की बात कर रहे हैं आप? यहाँ सरकारी मुद्दों की बात नहीं होगी। अब यहाँ पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात होगी, और इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। इन लोगों की राजनीति जो आप कह रहे हैं, हालांकि अपनी जबान पर लेकर के नहीं आए, लेकिन जब नागपुर की बात होती है तो मुझे ये समझ में आता है कि जितने कांग्रेसी होते हैं, जितने वामपंथी होते हैं, जितने टीएमसी वाले होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कहीं ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि जमीन पर रह करके आरएसएस काम करने की जिम्मेदारी उठाता रहा है। लेकिन अमित शाह की चाणक्य नीति क्या है? इंफोग्राफिक स्टूडियो तुरंत ही भाग करके हम जाएंगे कि चाणक्य चाल में क्या फंस जाएंगे बाकी। अमित शाह के दिमाग में क्या चलता है? हरबूत करेंगे मजबूत, सोनार बांग्ला कल बोला था ना, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, लंच डिप्लोमेसी, कभी किसान के पास में जाएंगे, कभी दलित के पास में जाएंगे, कभी बाउल समुदाय के पास में जाएंगे, अलग अलग समुदाय में जाएंगे, मुस्लिमों को समझाएंगे, मतुआ वोट को अपनी तरफ लेकर के आएंगे, आदिवासी वोट के लिए कोशिश की जाएगी, और जितने भी हिंदू वोट हैं ज्यादा से ज्यादा किस तरह से साथ में चले आए, इस पर भी नजर बना करके रखी जाएगी। यानी जो कहते हैं ना कि इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, और पूरी एक पैकेजिंग के साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने यह चाणक्य नीति अख्तियार की है अभी के लिए पश्चिम बंगाल में। लेकिन टीएमसी में क्या हुआ? 22 साल की यह पार्टी है, 1998 में बनी। हुआ क्या? 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई। 22 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा तृणमूल नेताओं का पलायन हुआ। कल 2019 चुनाव के बाद से टीएमसी के 10 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। शनिवार यानी कल के बाद तृणमूल कांग्रेस के 15 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। 2 बार के टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। टीएमसी विधायक बनश्री मैती, शीलभद्र दत्ता बीजेपी खेमे में चले गए हैं। विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा, सैकत पांजा ने भी बीजेपी का झंडा थामा है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी से बीजेपी में जाना ममता को कमजोर करेगा, ऐसी बातें कही जा रही हैं। अनिर्बान, चलिए मेरा एक ओपिनियन है, और वो ओपिनियन ये कहता है अनिर्बान कि ममता बनर्जी के भतीजे से नाराजगी और प्रशांत किशोर से नाराजगी है कि ये बड़े बड़े नेता छोड़ करके गए हैं, और ये बड़े नेता जिनमें सांसद हैं, जिनमें विधायक हैं, जिनमें लोकल बॉडी लेवल के भी बड़े बड़े नेता हैं जो कि जमीन पर रह करके काम करते रहे हैं, ये लोग छोड़ करके गए हैं। मेरा एक ओपिनियन है, आप ये बताएं क्यों छोड़ करके गए ये लोग? आप लोग भी तो एक एक्सरे करते होंगे ना? जी, मैं सारे अगर बताना शुरू कर दिया तो बड़े टाइम लग जाएगा। मैं शुभेंदु बाबू का बात कर सकता हूँ। उन्होंने खुद जो कहा था कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिला, तो शुभेंदु बाबू के पास 35 डिपार्टमेंट्स थे, ऑफिस वगैरह, कोऑपरेटिव बैंक, मिनिस्ट्री मिलाकर उनके पास 35 विभाग उनके दायित्व में था।
तो ये इम्पोर्टेंस ना मिलने का जो बात है ये झूठा है। दूसरी बात, वो ऑर्गेनाइजेशन में उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था। पूरे टीएमसी का जो सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ममता बनर्जी अगर नंबर 1 है तो टीएमसी का नंबर 2 तो शुभेंदु बाबू थे। जितने पोस्ट उनके पास थे, जितना जिला उनके अंडर ऑब्जर्वेशन के अंडर आता था, जितना ऑर्गेनाइजेशन वो देखते थे, वो नंबर 2 थे। नंबर 3 उनके पूरे अधिकारी फैमिली में एमपी है, एमएलए है, चेयरमैन है, काउंसिलर है, मिनिस्टर है, डायरेक्टर है, बहुत सारे संस्थान के डायरेक्टर चेयरमैन भी उनके फैमिली से है। तो सारा चांस उनको मिला है। अब मेजर प्लेयर की बात, चूंकि आपने भी कई मेजर प्लेयर्स की बात की है ना, जब मेजर प्लेयर्स की बात आती है तो फिर उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ओवैसी कैसे किंग मेकर बनने को तैयार हैं और क्या मुस्लिम गेम चेंजर बनेंगे या फिर नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के हर एक मेजर प्लेयर में 30% मुसलमान भी हैं। तुरंत ही स्क्रीन पर दिखाया जाए कौन कौन सी वो सीट है और कौन कौन सी वो जगह है जहां पर असल में नजरें गड़ी हुई हैं। मुर्शिदाबाद 22 सीटें हैं और लगभग यहां पर मुस्लिम वोट बैंक है 66.3%। मालदा 12 सीटें हैं, 51% मुस्लिम वोट बैंक। उत्तरी दिनाजपुर 49.5% मुस्लिम वोट बैंक, 9 सीटों को प्रभावित करते हैं। बीरभूम 11 सीटों को प्रभावित करने वाला ये मुस्लिम मतदाता। दक्षिण 24 परगना फिर आप चले जाएं तो 35.6% और 31 सीटों पर सीधे तौर पर प्रभाव है। और यही एक वजह है कि अभी असदुद्दीन ओवैसी की नजर इन्हीं पर है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, जो अभी घूम करके जितनी भी सीटें आ रही हैं। और कहां यह भी जा रहा है, अगर असदुद्दीन ओवैसी पड़ोस के असम वाले बदरुद्दीन अजमल ना बन जाएं, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। बदरुद्दीन अजमल जिन्होंने कांग्रेस का सफाया कर दिया था असम में, 2006 में 10 सीट जीती, तब कहा गया किंग मेकर। 2011 में 8 सीटें विधानसभा चुनाव में असम में बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने जीती। और उस वक्त में यह कहा गया कि हां, कांग्रेस को असम में अगर किसी ने ज्यादा डेंट किया है तो बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने किया है, जिसे 2016 में 13 सीटें मिली हैं। और संजीव कौशिक के पास में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के सपोर्टर हैं संजीव कौशिक। संजीव जी, पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी पड़ोसी असम वाले बदरुद्दीन अजमल तो नहीं बनने वाले, वही बदरुद्दीन अजमल जिन्होंने कांग्रेस का सफाया कर दिया। क्योंकि आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की सरजमी पर कांग्रेस नहीं नजर आ रही, वामपंथी नहीं नजर आ रहे। त्रिकोणीय लड़ाई में ममता बनर्जी और बीजेपी के बाद अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से बिहार में सफलता मिली है, निश्चित तौर पे ये अंदाजा लगाना आसान है। लेकिन बिहार और बंगाल में जमीन आसमान का अंतर है। बंगाल के जो वोटर हैं वो बिहार के वोटर नहीं है। बिहार में पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बिहार के बहुत सारे ऐसे वोटर थे जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई जो असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे रहे थे। उन्होंने शुरुआती दौर में सीधे कहा कि नहीं, पहली बार हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमने अपने लिए वोट दिया है। वो स्थिति बंगाल में नहीं है। बंगाल में पहले से ही वो ठीक है, से इनको प्लान करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ दिखावा दिखाने की बात है, उनको लाया जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेगी और वो चाहेगी कि आपस में भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों मिलकर के अपने अपने वोटों का ध्रुवीकरण करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैंने कहा मित्र प्रकाश जी, एक जमाने में 30% मुस्लिम वोट बैंक पश्चिम बंगाल का कांग्रेस के साथ था, फिर लेफ्ट के साथ में हुआ, फिर उसके बाद ममता बनर्जी के साथ में हुआ। इस बार क्या लगता है, मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा? जी बिल्कुल, सांप्रदायिक बातें नहीं, हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं कर पाऊंगा मैं। और इस बार जल जंगल जमीन और रोजगार और किसान के मुद्दे पे बात होगी। सारे वोट कहीं ना कहीं ठीक है। तीसरे मोर्चा जिसको आप कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और लेफ्ट का बनेगा। और इसी में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, अनिर्बान जी आपके जरिए सुनना चाहूंगा, चूंकि मैं तो एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के नाते कोई भी मुझसे अगर ये कहना कि जय श्री राम बोलने के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रभु श्री राम अहले हिंद भी हैं, प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम राम भी हैं। जय श्री राम अमित शाह ने कहा था। अगर अंत में, डिबेट के अंत में आप भी एक बार जय श्री राम कहेंगे, मन शीतल हो जाएगा और मेरी डिबेट भी पूरी तरह से शीतल हो जाएगी। उसी के साथ में मैं डिबेट को रैप अप करूंगा। अनिर्बान जी, जय श्री राम जी। ये अगर बीजेपी अपने दंगा करने के काम में नहीं लगा था तो मैं 1000 बार बोलता। अरे बोल, मैं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी का नेता नहीं हूँ, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ ना। ये पॉलिटिकल नारा है भाई साहब, ये आप। अरे कोई पैसा नहीं लग रहा इसमें। नहीं, जय श्री राम पॉलिटिकल नारा नहीं है। अगर राशिद हाशमी बोल सकता है तो अनिर्बान क्यों नहीं बोल सकते? अगर राशिद हाशमी बोल सकता है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल सकती?
राम के नाम से किनारा मत कीजिए। के वक्त प्रभु श्री राम है तो ये विश्व है, प्रभु श्री राम है तो ये भारतवर्ष है, प्रभु श्री राम है तो ये पश्चिम बंगाल है। और इसीलिए आप जय श्री राम आपने नहीं बोला, मुझे रैपअप करना पड़ रहा है। विनय जी, ये चीज आप याद रखिएगा। विनय जी की इस मुस्कुराहट के साथ और बाकी जितने भी गेस्ट मेरे साथ में थे, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, मित्र प्रकाश जी, विनय जी, अनिर्बान जी, आप सभी सम्मानित गेस्ट का, पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी डिबेट में रहने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरे का दूसरा दिन है। शांति निकेतन भी जाएंगे, विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद करेंगे। और शाम 5 बजे अमित शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए उनके खिलाफ कई बड़ी बातें बोलने जा रहे हैं अमित शाह। जितनी भी बड़ी खबरें होंगी, इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है।